नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मेरा नाम है पूर्णिमा शर्मा और जैसा कि हमने अनाउंस किया था कि हम आज लाइव जाएंगे, तो एक बेहद इंटरेस्टिंग विषय के साथ आज हम लाइव हैं और कई पहलुओं पर आज हम बात करने वाले हैं। और जिस तरह हमने एक सीरीज़ शुरू की है कि हम आपको बता रहे हैं कि भारत के जो अलग अलग देशों से रिश्ते हैं वो कैसे हैं, और हमने इससे पहले बात की इजराइल की बात की, हमने चीन की बात की, और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के एक बेहद भरोसेमंद साझेदार देश रूस यानी रशिया की। आज हम बात करेंगे कि किन किन मौक़ों पर जो भारत का साथ दिया रूस ने जब और देशों ने साथ छोड़ दिया था, और कैसे पड़ावों से ये रिश्ते गुजरे, कब भारत की जो साझेदारी है, जो कॉपरेशन है रूस के साथ, वो मजबूत होना शुरू हुआ। इसके अलावा आज हम बात करेंगे कि रक्षा क्षेत्र में भारत की जो साझेदारी है रशिया के साथ वो कैसी है, कितना ट्रेड होता है रशिया के साथ भारत का, और भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार देश कौन है। साथ ही हम बात करेंगे कि अगर ज्योग्राफी की बात करें रशिया की और जियोपॉलिटिक्स की हम बात करें, तो भारत के लिए रशिया क्यों ज़रूरी है और रशिया के लिए भारत क्यों ज़रूरी है, रूस के लिए भारत क्यों ज़रूरी है और भारत के लिए रूस क्यों ज़रूरी है। तमाम पहलुओं पर आज हम बात करने जा रहे हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत जी, जो कि स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट हैं, द भारत टाइम्स के डिप्लोमेटिक एडिटर रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है रंजीत जी आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। तो रंजीत जी, शुरुआत करें अगर रशिया के बारे में, रूस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि भारत के जब हम मानचित्र को देखते हैं और उससे जब बाहर निकलते हैं, तो रशिया के पड़ोसी देश कौन से हैं। जियोपॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो रूस एक, जिस तरह दुनिया में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत होती है दो ध्रुवों का, दो शक्तियों का, तो उसमें रूस की क्या भूमिका है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रूस की ज्योग्राफी से, वो उसको कैसे अलग बनाती है। देखिए, जिस इलाके में रूस का बड़ा हिस्सा पड़ता है वह यूरोप है, और रूस का एक बड़ा हिस्सा एशिया में पड़ता है। तो यूरोप और एशिया दोनों इलाकों में पड़ने वाला रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमाएं अमेरिका से लेकर के मध्य एशिया तक फैली हुई हैं। तो इस इतने बड़े देश के साथ की आबादी बहुत कम है, 14.5 करोड़ की आबादी है। तो यह देश जो है, जिसे आज हम रसिया या रूस के नाम से जानते हैं, पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। सोवियत संघ की स्थापना करीब 110 साल पहले हुई थी। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट शासन था, लेकिन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, भारत में जनतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। जनतांत्रिक भारत के साथ सारी दुनिया ने अपनी दोस्ती के हाथ बढ़ाए। रूस ने भी दोस्ती के हाथ बढ़ाए, अमेरिका ने भी दोस्ती के हाथ बढ़ाए। लेकिन जिस तरह से रूस की मदद भारत को मिली, उस तरह की मदद भारत को कहीं और से नहीं मिली। तब सोवियत संघ, तब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, भारत के साथ सोवियत संघ की दोस्ती बढ़ती गई, और शीत युद्ध के काल में ही सोवियत संघ ने भारत को जिस तरह की मदद दी वो अद्वितीय था। सोवियत संघ ने भारत में कई तरह के आर्थिक ढांचागत विकास में मदद की, खाद कारखाने लगाने में मदद की, स्टील कारखाने लगवाए, जो बड़े कारखानों में हेवी मशीनरी का उपयोग होता है, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन उसके लिए भारत में स्थापित करवाई। तो भारत को एक आर्थिक आधार प्रदान करने में सोवियत संघ का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ी भूमिका रही है। भारत को अपने पाँवों पर खड़ा करने में सोवियत संघ ने जो मदद दी है वह अद्वितीय है। उस तरह की मदद भारत को किसी और देश से नहीं मिली। बाकी और देश भारत के साथ व्यावसायिक संबंध रखते थे, लेकिन भारत के साथ जो तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग और ढांचागत विकास सहयोग में जिस तरह की मदद सोवियत संघ से मिली, उस तरह की मदद कभी भी भारत को किसी और देश से नहीं मिली। तो भारत के लिए सोवियत संघ की यह अहमियत है। आज के रूस के साथ जो दोस्ती है उसकी यही एक बड़ी अहमियत है कि भारत उसके योगदान को भूल नहीं सकता। जी रंजीत जी, अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो कौन कौन से ऐसे मौके थे जब जो रशिया है वो भारत का सबसे भरोसेमंद साझेदार देश साबित हुआ। देखिए, भारत की आज़ादी के बाद कई देशों ने भारत के साथ आर्थिक सहयोग का रिश्ता बनाना शुरू किया, लेकिन जिस तरह का आर्थिक सहयोग रूस से मिला, जैसा कि मैंने पहले कहा, उस तरह का सहयोग किसी और देश से नहीं मिला। रूस ने भारत में कारखाने लगाए और उसकी तकनीक भी भारतीयों को बताई, अपने विशेषज्ञों को, अपने इंजीनियरों को भारत भेज करके भारत में बड़े बड़े कारखानों की स्थापना करवाई। तो इस तरह की आर्थिक क्षेत्र में जो मदद रूस से मिली
वो पहले किसी और देश से नहीं मिल सकती थी, इसलिए भारत काफ़ी ऑब्लाइज्ड है रसिया से इस बारे में। देखिए, लेकिन जो सामरिक क्षेत्र की बात है, जो मदद सामरिक क्षेत्र में रूस ने भारत को दी, तब सोवियत संघ था। 1971 की बात है, जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी। भारत और पाकिस्तान के युद्ध में अमेरिका ने खुल करके पाकिस्तान का साथ दिया, और अमेरिका ने न केवल पाकिस्तान का साथ दिया बल्कि चीन को भी भड़काया, और अपने जो सबसे बड़े विमान वाहक पोत हैं यूएसएस एंटरप्राइज, उसको भारत को धमकाने के लिए भारत के समुद्री इलाके में भेज दिया। बंगाल की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों ने भारत को डराया, और लेकिन अमेरिका ने जो चेतावनी भारत के लिए भारत को दी, उसका मुकाबला करने के लिए सोवियत संघ आगे आया। सोवियत संघ ने भी अपने कई जंगी जहाज भारत के समुद्री इलाके में भेज करके अमेरिका को चुनौती दी, अमेरिकी चुनौती का मुकाबला करने का ऐलान किया, और कहा कि अमेरिका यदि कोई सैनिक कार्रवाई भारत पर करता है तो रूस उसका जवाब देगा। अमेरिका ने फिर चीन को भारत के खिलाफ भड़काया, लेकिन चीन भी भारत के खिलाफ तब हिम्मत इसलिए नहीं कर सका कि वो रूस से डरता था, सोवियत संघ से डरता था। तो रूस ने जिस तरह से 1971 की लड़ाई में भारत को मदद दी, वह भी अद्वितीय है। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह की ऐतिहासिक विजय मिली, ऐतिहासिक सैनिक विजय हासिल हुई, बांग्लादेश की स्थापना हुई, और उस दौरान जब अमेरिका के प्रशासन ने भारत के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय मुहिम चलाया, वह भी अकल्पनीय था, और उसका मुकाबला भारत सोवियत संघ के सहयोग से ही कर सका। जी, तो कई ऐसे मौके थे, और ख़ासतौर पे जब आप शीत युद्ध की बात कर रहे हैं, कोल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत लंबे समय तक चली, उस दौरान जब ये कहा रहा था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जब भारत के खिलाफ खड़ी थी, अमेरिका भारत के खिलाफ खड़ा था, जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था 1971 में, उसके दौरान तब रूस ने एक सबसे भरोसेमंद साथी के रूप में भारत का साथ दिया, और उसके बाद से भारत के रिश्ते मजबूत होते चले गए रशिया के साथ, बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए। तब सोवियत संघ के साथ 1971 के युद्ध के पहले सोवियत संघ और भारत के बीच पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी संपन्न हुई थी। इस मैत्री और दोस्ती के जो संधि तब स्थापित हुई, उसकी बदौलत सोवियत संघ और भारत के बीच दोस्ती का रिश्ता और गहराता गया। सोवियत संघ ने भारत को कई तरह की सैनिक मदद प्रदान की। तब भारत पर प्रतिबंधों का दौर चल रहा था। 1974 में भारत ने परमाणु विस्फोट किए थे, और उसके बाद अमेरिका ने भारत पर कई तरह के तकनीकी और वैज्ञानिक प्रतिबंध लगा दिए। तब अमेरिका ने तारापुर परमाणु बिजली घर जो अमेरिका की मदद से स्थापित हुआ था, सभी तरह के सहयोग हटा लिए। तब के संकट के दौर में सोवियत संघ ने भारत को जो मदद दी, वो भी अद्वितीय कही जा सकती है। तो सोवियत संघ ने कई ऐसे संकट के मौक़ों पर भारत को मदद प्रदान की, भारत को सामरिक क्षेत्र में विश्व अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर भारत का सहयोग दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मसले पर जब भी सवाल उठते थे, सोवियत संघ ने भारत को सहयोग दिया। सुरक्षा परिषद में वीटो लगा करके भारत के खिलाफ किसी भी प्रस्ताव को पास होने से रोका। तो इस तरह की मदद सोवियत संघ से भारत को मिली। और उसके बाद सोवियत संघ जब रूस में तब्दील हो गया, जब से कोल्ड वार का समापन हुआ, और सोवियत संघ जब 15 राज्यों में विघटन हो गया सोवियत संघ का, और तो रूसी महासंघ की स्थापना हुई, उसके बाद भी भारत और रूस के बीच रिश्ते विकसित होते रहे, गहराते रहे। भारत और रूस के बीच सामरिक साझेदारी का समझौता हुआ, रिश्तों का समझौता हुआ। उसके बाद दोनों देशों ने इन रिश्तों का स्तर और ऊपर बढ़ाया, जिसे स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया गया। तो इस तरह रिश्तों का स्तर काफ़ी गहराई ले चुका है, रिश्तों का स्तर काफ़ी ऊंचा हो चुका है। जी, तो ऐसे में आपने न्यूक्लियर एनर्जी में कॉपरेशन की बात की, और न्यूक्लियर एनर्जी जिस तरह कहा जाता है कि एक सिविल होती है, एक मिलिट्री होती है, उस क्षेत्र में काम होता है। तो ऐसे में जो भारत की साझेदारी है न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में, वो रशिया से कैसी है, और उस दिशा में हम क्या भविष्य देख रहे हैं? देखिए, 1974 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु विस्फोट किया था, तब अमेरिका भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाने वाला सबसे अगुआ देश बन चुका था। भारत पर हर तरह के तकनीकी और आर्थिक कई तरह के वैज्ञानिक प्रतिबंध लगाए गए। उस दौर में सोवियत संघ भारत की मदद को आगे आया। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा की, भारत के साथ सहयोग का रिश्ता स्थापित किया। और यही वजह है कि दुनिया का पहला देश है सोवियत संघ जिसने भारत में 4 परमाणु बिजली घर स्थापित किए हैं। तमिलनाडु के कोडनकुलम इलाके में 1000 मेगावाट के 4 परमाणु बिजली घर
चल रहे हैं, चौथा परमाणु बिजली घर पर काम चल रहा है। तो इस तरह का सहयोग सोवियत संघ से मिला जो भारत को कोई और देश से नहीं मिल सकता था। देखिए, जब परमाणु ऊर्जा का क्षेत्र है, परमाणु तकनीक का क्षेत्र है, सामरिक हल्के में अगर लिया जाए, सामरिक नज़रिए से देखा जाए, तो भारत की जो परमाणु पनडुब्बी है उसके विकास में भी रूस ने तत्कालीन सोवियत संघ की ओर से और मौजूदा रूस की ओर से भी कई तरह की तकनीकी मदद भारत को मिली। तो इस तरह का सहयोग जो रूस ने भारत को दिया है वो अद्वितीय कह सकते हैं, अनप्रेसिडेंटेड कह सकते हैं जी। और ऐसी मदद कोई भी विकसित देश, अमेरिका या यूरोपीय देश तब भारत को देने को तैयार नहीं होते थे, भारत के साथ अपनी तकनीक साझा नहीं करते थे। लेकिन रूस ने खुले तौर पर भारत को के साथ अपनी तकनीकी ज्ञान को साझा किया। जी, और ये भी कहा जाता है जो डिफेंस पार्टनरशिप है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर पिलर्स ऑफ इंडिया रशिया कॉपरेशन। तो ऐसे में जैसे कहा जाता है कि जो डिफेंस में हमारी जो रक्षा क्षेत्र में जो हमारी रशिया से साझेदारी है वो एक मजबूत स्तंभ है दोनों देशों के बीच रिश्तों का। ऐसे में हम कई पहलू देखते हैं कि डिफेंस के क्षेत्र में हमारी किस तरह से साझेदारी है रशिया के साथ, और जैसे हम जो क्रिटिकल डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी बात करते हैं, उसमें क्रिटिकल वेपन्स जो सिस्टम है उनकी बात करते हैं, तो उसमें रशिया ने, रूस ने किस तरह से भारत का सहयोग किया और किस तरह से हमारी जो रक्षा के क्षेत्र में साझेदारी है वो रूस से कैसी है, ये आप हमें विस्तार से बताएं। देखिए, रक्षा क्षेत्र में जो आपने अभी कहा, एक प्रमुख स्तंभ है भारत और रूस के रिश्तों का। रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस के रिश्तों ने जो गहराई ली है, किसी और क्षेत्र में ऐसी गहराई नहीं मिली। ऐसा गहरा रिश्ता किसी और क्षेत्र में नहीं विकसित हो सका। जहाँ तक रक्षा क्षेत्र की बात है, भारत के साथ जिस तरह की सैन्य तकनीक, सैन्य शस्त्र प्रणालियों की तकनीक भारत को रूस की ओर से मिली है वह भी अद्वितीय कही जा सकती है। भारत को इस तरह की तकनीकी मदद कहीं और से नहीं मिल सकती थी और यही वजह है कि भारत और रूस के बीच रक्षा रिश्ते गहराते गए। रूस ने भारत को कई तरह की आधुनिक शस्त्र प्रणालियों का निर्यात किया और न केवल निर्यात किया बल्कि भारत में उनके निर्माण की सुविधा भी खड़ी की। भारत में जैसे रूस ने मिग लड़ाकू विमान 70-80 के दशक में भारत को प्रदान किए और फिर भारत में उसे बनाने का कारखाना भी लगवा दिया। और इसी तरह सुखोई 30 लड़ाकू विमान जब रूस ने भारत को दिए तो उसे भारत में बनाने का कारखाना भी लगवा दिया। तो इस तरह की मदद भारत को कहीं और से नहीं मिल सकती थी, भारत को कहीं और से मिली भी नहीं। भारत ने पश्चिमी देशों से, अमेरिका से जो शस्त्र प्रणालियाँ हासिल की उसे सीधी खरीद करके हासिल की, उसका भारत में निर्माण नहीं हुआ। लेकिन रूस अपनी सारी शस्त्र प्रणालियों को भारत को बेच करके भारत में बनाने की भी सुविधा प्रदान करता था। तो इस तरह से भारत और रूस के रिश्ते गहराते गए और यही वजह है कि आज 2/3 से अधिक रूसी शस्त्र प्रणालियों का समावेश भारतीय सेनाओं में हो चुका है। भारतीय सेनाएं रूसी शस्त्र प्रणालियों पर इतनी निर्भर हो गई हैं कि भारत रूस से रिश्तों में तनाव पैदा करने की बात नहीं सोच सकता। भारत और रूस के रिश्ते परस्पर निर्भर हो चुके हैं, इससे रूस को भी काफ़ी फायदा होता है। भारत रूस के लिए एक बहुत बड़ा शस्त्र बाजार है और रूस की जो शस्त्र व्यापार है वो भारत पर काफ़ी शस्त्र जो वेपन्स इकोनॉमी है वो भारत पर काफ़ी निर्भर है। तो भारत और रूस एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़रूरत बन चुके हैं, दोनों एक दूसरे के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। जी, एक बहुत बड़ा मेजर सप्लायर है भारत के लिए वो मिलिट्री जो वेपन्स है उनका। तो ऐसे में जब मिलिट्री हार्डवेयर की बात आती है और उसमें S-400 का नाम आता है, एंटी मिसाइल सिस्टम का, जिसकी हाल ही में काफ़ी चर्चा हो रही है पिछले 1 साल से, वो क्या सिस्टम है और वो भारत के लिए क्यों बेहद ज़रूरी है? देखिए, S-400 जिस मिसाइल को कहते हैं वो दुश्मन की हमलावर बैलिस्टिक मिसाइलों का आसमान में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो ऐसी मिसाइल भारत को देना काफ़ी अहम मानी जाती है। इस तरह की मिसाइल भारत को बेचने को कोई और देश तैयार नहीं था। अमेरिका भी अगर भारत को इस तरह की मिसाइल सप्लाई करता तो काफ़ी शर्तें उस पर लगाता, लेकिन रूस ने भारत को S-400 मिसाइल की सप्लाई अनकंडीशनल की है, बिना कोई शर्त के की है। और जो ये S-400 का जो रूस के साथ जो सौदा हुआ है वो भारत की सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। भारत को अभी फ़िलहाल रूस और पाकिस्तान और चीन की ओर से जो सुरक्षा खतरा बना हुआ है, जिस तरह से सैन्य हमले का खतरा बरकरार रहता है, रूस जिस तरह से लद्दाख की सीमाओं पर चीन की सेनाएं तैनात हैं और भारत पर हमेशा एक प्रकार का डर बना रहता है कि चीन कभी भी भारत पर हमला कर सकता है। तो उससे बचाव के लिए, एक डिटरेंट रोल पैदा करने के लिए
डिटरेंट भूमिका निभाने के लिए S-400 मिसाइल की उपयोगिता हम समझ सकते हैं। S-400 मिसाइल जब भी दुश्मन की ओर से कोई मिसाइली हमला होगा, जब कोई लड़ाकू विमान भारत की सीमाओं में घुसने की कोशिश करेगा, तो S-400 मिसाइल उन्हें आसमान में ही नष्ट करने की क्षमता रखती है। तो ये मिसाइलें भारत की सेनाओं को मिलना काफ़ी अहमियत रखती है, भारत के लिए काफ़ी अहम है कि और इससे भारत की जो सैनिक ताकत है उसमें भारी इजाफा होगा। भारत की जो रक्षात्मक सैन्य क्षमता है उसमें भारी इजाफा होगा और इन मिसाइलों की बदौलत भारत दुनिया में अपनी एक जगह भी बना सकता है, जो बनाने के लिए काफ़ी आगे बढ़ चुका है। भारत की जो डिटरेंट क्षमता S-400 मिसाइल ने पैदा की है, उससे दुनिया के कोई भी देश भारत पर हमला करने की जरूरत नहीं कर सकते हैं। जी, तो कई पहलू हैं जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रशिया ने भारत का साथ दिया, चाहे UN की बात करें या और कई मौक़ों पर। साथ ही मैं चाहूँगी कि आप SCO का भी जिक्र करें। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब भी जम्मू कश्मीर का मसला उठता था, रूस पहले सोवियत संघ ने और फिर रूस ने भी उसका विरोध किया, उसका वीटो लगा करके भारत को राजनयिक पराजय से बचा लिया। तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर जिस तरह से समर्थन रूस ने प्रदान किया है, वह भी अद्वितीय कहा जा सकता है। इसके अलावा भारत के और रूस के बीच कई बहुराष्ट्रीय मंचों पर, जैसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ब्रिक्स है, तो इन मंचों पर भारत और रूस के बीच साझा सहयोग का माहौल बना है, सहयोग का रिश्ता बना है और इससे दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग से अपने राष्ट्रीय हितों का संवर्धन भी करते हैं। जी, तो कई पड़ावों से गुजरे हैं भारत और रूस के संबंध, इंडिया रशिया रिलेशंस, और साथ ही अब के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें जिसमें कि भारत जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है फ्यूल ले रहा है रशिया से और वो काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर उसे मिल रहा है, तो उसका भारत के लिए क्या महत्व है? और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हम देखें तो वेस्ट के बहुत से देश हैं जो इससे खफा भी हैं। देखिए, किसी भी देश की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों के संचालन के अनुरूप तय होती है और भारत अपनी विदेश नीति जो मौजूदा माहौल है उसी अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ही चला रहा है। भारत अमेरिकी दबाव में या पश्चिमी देशों के दबाव में नहीं आ सकता कि रूस से पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद रोक दे या सीमित कर दे। भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार के माहौल के अनुरूप ही रूस के साथ जो पेट्रोलियम सौदे कर रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय माहौल के अनुरूप ही कर रहा है, अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ही कर रहा है। तो ये भारत की विदेश नीति हमेशा राष्ट्रीय हितों से निर्धारित होती रही है और इसी के मद्देनज़र भारत ने जो अमेरिका की ओर से पड़ने वाले सभी दबावों को नज़रअंदाज किया और यूरोप जैसे देशों ने भी भारत से आग्रह किया कि रूस के साथ रिश्तों को सीमित करे, लेकिन भारत ने उन्हें नज़रअंदाज किया। रूस के साथ भारत के रिश्ते पहले की तरह बने हैं और आगे भी जारी रहेंगे, क्योंकि भारत और रूस के बीच रिश्ते बहुत पुराने हैं जिन्हें अमेरिकी दबाव में या यूरोपीय दबाव में तोड़ा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल, तो कई पड़ावों से गुजरे हैं भारत और रूस के रिश्ते और मैं चाहूँगी कि क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर है भारत का, और अगर हम ट्रेड की बात करें, रक्षा से अलग अब अगर हम जाएं तो हमारी जो ट्रेड डील्स होती हैं और किन क्षेत्रों में रशिया से होती हैं, और उस पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, सामरिक क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस के रिश्ते तो काफ़ी गहराई ले चुके हैं, लेकिन खेद की बात है कि आर्थिक क्षेत्र में रिश्ते विकसित नहीं हो रहे हैं। भारत और रूस के बीच जो सालाना आपसी व्यापार होता है वो करीब 9-10 अरब डॉलर का ही होता है, जबकि तुलना करें यदि हम चीन और अमेरिका से, तो चीन के साथ 125 अरब डॉलर का आर्थिक द्विपक्षीय व्यापार होता है। अमेरिका के साथ भी 100 अरब डॉलर से ऊपर का व्यापार हो रहा है, द्विपक्षीय व्यापार। तो काफ़ी फ़र्क है रूस और भारत के जो व्यापारिक रिश्ते हैं, वो चीन और अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते हैं, उनमें कई गुना का अंतर है। तो भारत और रूस को देखना होगा कि आपसी सामरिक हितों को और गहराई प्रदान करनी है, तो आपसी आर्थिक रिश्तों को भी गहराई प्रदान करनी होगी, व्यापारिक आदान प्रदान बढ़ाना होगा और दोनों देशों को एक दूसरे के यहाँ निवेश भी बढ़ाना होगा। देखिए, भारत और रूस के बीच जो आर्थिक रिश्ते हैं, जब सोवियत काल के दौरान इस तरह के जो गहराई ले चुके थे, सोवियत संघ के विघटन के बाद उसमें काफ़ी अंतर दिखाई पड़ा। सोवियत संघ के बाद जब रूस का गठन हुआ तो रूस ने भारत से रिश्ते
में आर्थिक रिश्तों में थोड़ी कटौती करके यूरोप के साथ रिश्ते बनाने शुरू किए। तो इस तरह से व्यापारिक जो रूस ने जो अपने व्यापारिक रिश्ते डाइवर्सिफाई किए, उससे भारत के साथ रिश्तों पर प्रतिकूल असर पड़ा। लेकिन अब भारत और रूस की कोशिश है कि आर्थिक रिश्तों को और गहराई देने के लिए साझा प्रयास किए जाएं, साझा कदम उठाए जाएं। जी, तो अगर हम बात करते हैं भारत के और रूस के रिश्तों की, तो कई पड़ाव वैसे गुजरे जब और देशों ने साथ नहीं दिया तब रूस ने साथ दिया। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की चाहे पाकिस्तान से रिश्तों की बात करें या चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स की बात करें, तो ऐसे में विश्व स्तर पे किस तरह के हमें साझेदारों की ज़रूरत है कि जो एक बैलेंस बना सके इस पूरे पावर स्ट्रक्चर में? देखिए, कहा जाता है कि भारत और रूस के रिश्ते टाइम टेस्टेड रहे हैं, यानी समय की कसौटी पर खरा होते हैं। तो आज़ादी के बाद से, भारत की आज़ादी के बाद से रूस ने भारत को जिस तरह की मदद की, वह अंतर्राष्ट्रीय माहौल के प्रतिकूल था, क्योंकि तब अमेरिका और यूरोपीय देश भारत को जो मदद देने को तैयार नहीं थे, रूस उस तरह की मदद देने को तैयार हुआ। सामरिक क्षेत्र में भी उसी तरह की मिसाल हमने देखी है 1971 के युद्ध में। फिर उसके बाद जब 1998 में भारत पर जब परमाणु विस्फोट के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध दोबारा से लगाए गए अमेरिका की ओर से, तो उस प्रतिबंध में भारत को जो अलगाव महसूस हुआ, जो दुनिया के देशों ने भारत पर जिस तरह के प्रतिबंध लगाए, तो उन प्रतिबंधों से बचने में रूस की ओर से काफ़ी मदद मिली। रूस ने भारत को तकनीकी मदद जारी रखी, रूस ने भारत पर किसी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए। तो आज भी वही दौर है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कह रहा है कि रूस पर प्रतिबंध लगाइए, रूस से कई तरह के अपने आर्थिक रिश्तों में कटौती करें, लेकिन भारत ने रूस के साथ किसी भी तरह की कटौती करने से इनकार किया। जी, और इस पूरी चर्चा को हम कंक्लूड करते हुए आपसे आपके कमेंट्स चाहेंगे कि भारत और रूस के रिश्ते, चाहे हम ट्रेड की बात करें, हमने रक्षा क्षेत्र में हमने खास तौर पर बात करी, और जिस तरह कहा जाता है कि बहुत ट्रस्टवर्दी पार्टनर है रशिया भारत का, और बहुत ही भरोसेमंद देश माना जाता है। समय समय पर इसको टाइम टेस्टेड आपने कहा, जो उसने साबित किया कि वो भारत का एक भरोसेमंद साथी साबित हुआ समय समय पर। तो अब हम भविष्य में किन क्षेत्र हैं जहां इस रिश्तों को और मजबूत कर सकते हैं? भारत की विदेश नीति की बात करें तो हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, रंजीत जी? देखिए, जो मौजूदा विश्व भू राजनीतिक माहौल है, जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस बन रहे हैं, रिश्तों के जो सामरिक समीकरण जिस तरह से विकसित हो रहे हैं, उसके मद्देनज़र भारत को रूस के साथ तो रिश्ते विकसित करने ही हैं, दूसरे देशों के साथ भी रिश्ते विकसित करने हैं। लेकिन रूस के साथ जो रिश्ते विकसित होंगे वो दूसरे देशों के साथ रिश्तों की कीमत पर विकसित नहीं होंगे, और दूसरे देशों के साथ रिश्तों की कीमत पर रूस के साथ रिश्ते विकसित नहीं होंगे। तो भारत को भी अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इस तरह डाइवर्सिफाई करना होगा। रूस के साथ रिश्ते बरकरार रखते हुए भारत को अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ भी रिश्ते गहरे करने पड़ेंगे। तो जो विश्व राजनीतिक माहौल है वो बदलाव ले चुका है, और उसके मद्देनज़र ही भारत को अपने रिश्ते बनाने पड़ेंगे। लेकिन भारत यह भी देखेगा कि रूस के साथ जिस तरह के सामरिक रिश्ते ऐतिहासिक तौर पर विकसित हुए हैं, रक्षा सहयोग के रिश्ते ऐतिहासिक तौर पर विकसित हुए हैं, उसमें उस पर किसी तरह की आँच नहीं आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। बाकी जब बात आती है भारत और रूस के रिश्तों की, तो इसके बहुत कई बारीक पहलू हैं। अभी तो हमने इस पर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चर्चा की है। हम आगे की जो हमारे एपिसोड्स रहेंगे उसमें हम बारीकियों से कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये चर्चा, हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, हमारी इस चर्चा को, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और लगातार जितने भी हम कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं उन्हें आप शेयर करते रहिए अपने सर्कल में, अपने नेटवर्क में। और हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका लिंक हम अक्सर डालते हैं कमेंट बॉक्स में, तो और डिस्क्रिप्शन एरिया में भी हम उसे पोस्ट करेंगे, तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। तो हमने ये जो सीरीज़ शुरू की है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, हमने विदेश मामलों पर ये सीरीज़ शुरू की है। हम हर एक देश के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ताकि हमें जानना क्यों ज़रूरी है। रंजीत जी, संक्षिप्त में मैं आपसे भी कहूँगी कि क्योंकि आपने एक लंबा समय बिताया है विदेश मामलों को कवर करते हुए, तो एक आम नागरिक की जब हम बात करते हैं तो उसको क्यों जानना ज़रूरी है कि हमारे चाहे पड़ोसी देश हों, चाहे वेस्ट कंट्रीज़ हों, चाहे हमसे काफ़ी दूर पर मौजूद देश हो, उनके साथ हमारी जो संबंध है उसके बारे में हमें जानना क्यों ज़रूरी है, उसका हमारे देश पर क्या असर पड़ता है, या इनडायरेक्टली आम नागरिकों पर इसका क्या असर होता है, इस पर आप संक्षिप्त में अगर टिप्पणी करें।
देखिए, भारत के जो राष्ट्रीय हित हैं वो भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर काफ़ी निर्भर हो गए हैं। भारत दुनिया का एक बड़ी आर्थिक ताकत के तौर पर उभर चुका है। भारत के दुनिया के सभी देशों के साथ आर्थिक संबंध गहरे होते जा रहे हैं। तो जो विदेश नीति है वो आर्थिक हितों के मद्देनज़र ही तय की जाती है। किस देश के साथ आर्थिक रिश्ते यदि गहराई लेते हैं तो उस देश के साथ राजनयिक रिश्ते भी मजबूत होने चाहिए। भारत की विदेश नीति की एक कोशिश रहती है। हालांकि भारत और चीन के बीच जिस तरह के आर्थिक रिश्ते विकसित हो चुके हैं, लेकिन सामरिक और राजनयिक रिश्तों में तनाव देखा जा रहा है। तो यह भारत को ये देखना होगा कि अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए विदेश नीति का संचालन किस तरह करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी विस्तार से इस विषय पर बातचीत करने के लिए और हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। तो ये थी हमारी चर्चा जिसे हमने एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में डिस्कस किया। जैसा कि मैंने कहा कि कई बारीक पहलू हैं भारत और रशिया के रिश्तों के, उन पर हम आगे के एपिसोड में भी विस्तार से और हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे। तो ये था हमारी एक छोटी सी बातचीत। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए और हमारे पेज पर बने रहने के लिए। इस वीडियो को आप लाइक करें, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और हमारा जो YouTube चैनल है द मीडिया, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसके वीडियोस को शेयर करें अगर आपको पसंद आते हैं तो, और हमारे इस पेज से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और हमारे पेज से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी आपका। धन्यवाद।